नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्बन एवं उसके यौगिक के एक और वीडियो में। ये इसका तीसरा पार्ट है। चलिए जानते हैं कि इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम समझते हुए प्रकार्यात्मक समूह के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या होती है और उसके बाद हम इस अध्याय का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, जो कि इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, और उसका नाम है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, जहां पर हम जानेंगे कि कार्बन के जो इतने सारे यौगिक होते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो शुरुआत करते हैं प्रकार्यात्मक समूह को जानते हुए। तो आखिर ये होते क्या हैं? इसे समझने के लिए चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का वह विशिष्ट समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, प्रकार्यात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो यानी कि ये कुछ अणु होते हैं या अणुओं का समूह होते हैं जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ जाएं तो उनके जो गुण होते हैं उसको बदल देते हैं और अपने जैसा कर देते हैं। यानी कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह को जोड़ दिया जाए तो उसका गुणधर्म बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये प्रकार्यात्मक समूह कितने तरह के हैं। शुरुआत करते हैं जानते हुए सबसे पहले को, जो कि है अल्कोहल। इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। यानी कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक को आप देखें और उसके अंदर आपको ऐसी संरचना दिखे जहां पर ऑक्सीजन कार्बनिक यौगिक से जुड़ा हुआ हो और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तो वह अल्कोहल ग्रुप है। यानी कि वो प्रकार्यात्मक समूह जो है वो अल्कोहल है। तो यहाँ पर O के साथ कोई सा भी कार्बनिक यौगिक जुड़ा हो सकता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक हो वो अल्कोहल ग्रुप का बन जाएगा और उस कार्बनिक ग्रुप के जो गुणधर्म होंगे वो अल्कोहल ग्रुप के गुणधर्म से मिलने लग जाएंगे। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। ये एक अल्कोहलिक ग्रुप का कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कार्बन के अणु हैं और यहाँ पर एक अल्कोहलिक ग्रुप उनके साथ जुड़ा हुआ है और ये है इथेनॉल। चलिए अब समझते हैं इसके बाद दूसरे प्रकार्यात्मक समूह को, जो कि है एल्डिहाइड। अब इसमें भी यही होता है कि अगर एल्डिहाइड किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ जाए तो उसके गुणधर्म को बदल देता है। अब इसको पहचानने के लिए आपको एक ऐसा पैटर्न ढूंढना है। यानी कि यहाँ पर होगा हमारा कोई सा भी कार्बनिक यौगिक और उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा, जिससे दोहरे बंध के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा और एकल बंध के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो ये पहचान होती है एल्डिहाइड के प्रकार्यात्मक समूह की। यहाँ पर आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 2 कार्बन है और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कंपाउंड यानी कि यौगिक बना है ये है प्रोपेनॉल। चलिए अब समझते हैं तीसरे प्रकार्यात्मक समूह को, जो कि है कीटोन। ये थोड़ा अलग है बाकियों से क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग कार्बनिक यौगिक होते हैं। बीच में एक कार्बन होता है जो दोहरे बंध के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और दोनों ही तरफ एक एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये दोनों एक ही हो सकता है कि एक कोई और सा कार्बनिक यौगिक हो और दूसरा कोई और सा कार्बनिक यौगिक हो। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में C है जो दोहरे बंध के साथ O से जुड़ा हुआ है और दोनों ही तरफ एक एक कार्बनिक यौगिक जुड़े हुए हैं। ये जो यौगिक है इसका नाम है प्रोपेनॉन। इसके अलावा एक और प्रकार्यात्मक समूह होता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पर एक कार्बन होता है जो कि हमारे कार्बनिक यौगिक से जुड़ा होगा। ये जो कार्बन होगा ये 2 अलग अलग ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ा होगा, एक के साथ दोहरे बंध से और एक के साथ एकल बंध से। जिस ऑक्सीजन के साथ ये एकल बंध से जुड़ा होगा वो ऑक्सीजन आगे फिर एक और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। तो यानी कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक है उसके बाद COOH जैसी संरचना हो रही होती है। तो अगर आपको कोई से भी कार्बनिक यौगिक का नाम दिखे जहां पर आखिर में COOH जैसी संरचना दिखे तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा। इसका उदाहरण भी ले लेते हैं एक, तो ये एथेनोइक अम्ल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कार्बन है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप बाकी के 4 प्रकार्यात्मक समूह को देख सकते हैं। उसके अलावा
जो हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन है वो भी प्रकार्यात्मक समूह की तरह काम करता है। इन्हें हम हैलोजन ग्रुप के हैं, इसलिए हैलो प्रकार्यात्मक समूह कह सकते हैं। यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन जब किसी अणु के साथ जुड़ते हैं तो उसके आखिर में आपको Cl या फिर Br दिख जाएगा। अल्कोहल के लिए आखिर में आपको OH दिखेगा, एल्डिहाइड के लिए CHO, कीटोन के लिए आपको बीच में कहीं पर C दोहरे बंध के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दिखेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH जैसी संरचना हो रही होगी। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है। अब प्रकार्यात्मक समूह का काम हमें आएगा जब हम कार्बन के नाम पद्धति को समझेंगे। अभी जानते हैं समजातीय श्रेणी क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कार्बन का अणु है। अब इसके साथ अगर OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप का प्रकार्यात्मक समूह जोड़ दिया जाए तो ये जो यौगिक बनाएगा उसे कहा जाएगा मेथनॉल। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं CH3OH। यहाँ पर 3H कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और OH हमारा अल्कोहल ग्रुप का है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस OH को हटाया जाए और इसकी जगह एक और कार्बन को हम लेके आ जाएं और उसके बाद उस OH को वापस से लगा दें, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नया यौगिक बनेगा उसका नाम हो जाएगा इथेनॉल और फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH। अब यहाँ पर क्या किया गया कि जो OH था उसको वापस से हटाया गया और एक और कार्बन को ले आए और उस OH को वापस से जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो बनेगा प्रोपेनॉल और इसका फॉर्मूला होगा C3H7OH। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जितनी बार चाहें OH को हटाकर उसकी जगह एक कार्बन रख सकते हैं और वापस से OH को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक श्रेणी बन रही है जहाँ पर एक ही बदलाव बार बार किया जा रहा है। एक कार्बन को लाया जाता है और OH को वापस से लगा दिया जाता है। तो ऐसी जो श्रेणियां होती हैं उन्हें कहा जाता है समजातीय श्रेणी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा बना था मेथनॉल और उसके बाद बना था एथेनॉल और इनके बीच में कितने का अंतर है, एक C का अंतर है और 2 H का अंतर है, क्योंकि एक C ज्यादा हो गया और H 2 ज्यादा हो गए हैं। और इथेनॉल के बाद बना था प्रोपेनॉल। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल में भी CH2 का अंतर है। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप कर रहा था। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल ग्रुप ही करे, एल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या कीटोन, कोई सा भी ग्रुप अगर किसी कार्बनिक यौगिक को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह ले रहा है तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहेंगे। तो होपफुली आपको समजातीय श्रेणी समझ आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति कैसे करते हैं। परंतु ये समझने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि हम सभी यौगिकों को कैसे याद रख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसा हमने जाना था कि कार्बन के लगभग 30 लाख से भी ज्यादा यौगिक बन सकते हैं, तो उन सभी के बारे में याद रखना तो मुश्किल होगा। तो अगर हम कहें कि उनका नामकरण करके अगर हम उन्हें याद रख सकते हैं तो इतने सारे नाम याद करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो आखिर हम ऐसा कैसे करें कि हमें सारे यौगिक याद रह जाएं? चलिए समझते हैं। इसके लिए देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। दरअसल नाम पद्धति एक प्रणाली है जिसके अनुसार हर एक रासायनिक यौगिक को एक अद्वितीय नाम दिया जाता है। और ये जो नाम पद्धति दी जाती है ये इस तरह से दी जाती है कि अगर आप कार्बनिक यौगिक को देखें तो आपको पता चल जाए उसका नाम क्या है। परंतु अब ऐसा करने के लिए इतने सारे कार्बन यौगिक हैं तो हमें एक कोई सोसाइटी बनानी पड़ेगी जो देखे कि किसका नाम किस तरह से रखना है और रूल्स बनाए जिससे कि एक कंपाउंड का नाम दूसरे के जैसा ना हो सके। तो उसके लिए हमारे पास है IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करता है, ये देखता है कि कंपाउंड का नाम किस तरह से रखना है और रूल्स बनाता है कि किसका नाम किस तरह से रखा जाएगा। और इससे क्या होता है कि जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे आपस में अलग हो पाते हैं और उन्हें याद रखना इजी हो पाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर IUPAC के अकॉर्डिंग किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम रखना कैसे है। अब उसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी है। अगर कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन का अणु है तो उसका नाम होगा मीथेन, 2 कार्बन के अणु हैं तो उसका नाम होगा इथेन, 3 कार्बन के अणु हैं तो उसका नाम होगा प्रोपेन और इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा।
और अगर कार्बनिक यौगिक में कोई प्रकार्यात्मक समूह है तो यहाँ पर जो समूह लिखे हुए हैं वो अनुलग्न में लगते हैं। अल्कोहल के लिए हम OL का इस्तेमाल करते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम Al का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह बाकियों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे जो एल्कीन और एल्काइन है जो दोहरे बंध और त्रिया बंध को दर्शाते हैं, इनका इस्तेमाल थोड़ा हम अलग तरह से करते हैं। वो कैसे करना है वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। इसके अलावा हमने 2 प्रकार्यात्मक समूह और पढ़े थे जो थे क्लोरीन और ब्रोमीन। इसके लिए हम क्लोरो और ब्रोमो का इस्तेमाल करते हैं, परंतु इन्हें हम अनुलग्न में नहीं पूर्व लगन में यूज करते हैं। यानी कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में ये जुड़े हुए हैं तो उनके नाम से पहले क्लोरो या ब्रोमो का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर कुछ रूल हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इन रूल्स को पढ़ लीजिए। तो अगर आपने रूल पढ़ लिए हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कार्बन की यौगिक का नाम देखते हुए। अब सबसे पहला काम क्या था, रूल के अकॉर्डिंग हमें इसमें कार्बन के अणुओं की संख्या देखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 कार्बन के अणु हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब क्या इसके अंदर कोई प्रकार्यात्मक समूह है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रकार्यात्मक समूह है। तो यहाँ पर ब्यूटेन के आखिर में से हम E को हटा देंगे। अब वो प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है जिसके अंत में O और H आता है, यानी कि ये अल्कोहल ग्रुप का है। तो अल्कोहल ग्रुप के लिए हम अनुलग्न में OL का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्यूटेन के अंत में आ जाएगा OL। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने आखिर का E हटा दिया है और उसी के बाद हम OL को इसके साथ जोड़ेंगे और इससे हमें नाम मिलता है ब्यूटेनॉल। तो ऊपर जो चित्र बना हुआ है ये ब्यूटेनॉल का है। तो इस तरह से हम कार्बनिक यौगिक के नाम रखते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर गिनिए कि कितने कार्बन अणु हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 कार्बन के अणु हैं, यानी कि नाम हो जाएगा पेंटेन। अब यहाँ पर फिर से एक प्रकार्यात्मक समूह है, तो हम सबसे पहले इस आखिर के E को हटा देंगे। अब ये कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, आखिर में CH और O आ रहा है, यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो एल्डिहाइड के लिए हम अनुलग्न में Al का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा नाम बन जाएगा पेंटेनल। तो इस तरह से हम कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति को करते हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, फिर हमने जाना समजातीय श्रेणी को और अंत में हमने जाना कि कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति कैसे की जाती है। अब यहाँ पर कुछ और बातें भी हैं जो हमें जाननी है, तो कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति में उन बातों को हम जानेंगे अगली वीडियो में। साथ ही हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म की। तब तक के लिए धन्यवाद।